हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ क्लास 8 का टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक है आपका फ्यूल, है ना। उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उससे उसके एफिशिएंसी से रिलेटेड बात करेंगे और उसके कंसिक्वेंसेस को भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये चैप्टर कौन सा है, तो ये आपका 6th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। ओके, ये आज आपका लास्ट वीडियो होने जा रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नए वीडियो के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये फ्यूल क्या चीज होता है। हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूल के बारे में। देखो, फ्यूल के बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि ये वो सबस्टांसेस होते हैं जो कंबशन के बाद हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, है ना। those substances which provide us एनर्जी हीट के रूप में हो सकता है, लाइट के रूप में हो सकता है, या फिर बायोमोलिकुल्स के रूप में भी हो सकता है ना। Those substances which provide energy for different purposes, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फ्यूल। ओके, तो फ्यूल वो चीज होता है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। खासकर अभी के लाइफ में अगर हम लोग देखें तो हमारे लाइफ में एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज है। हमारे लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेज या ऐसे मटेरियल उपलब्ध हैं जो एनर्जी की वजह से ही चलते हैं। तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को फ्यूल की आवश्यकता होती है ना। तो फ्यूल वो सबस्टांस है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पेशली इसको सेंस के लिया जाता है हीट और लाइट के रूप में, लेकिन मैंने आपको बताया बायोकेमिकल्स के रूप में भी। क्योंकि बायोमोलिकुल्स के रूप में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी में आप पढ़ोगे कि भाई हम लोग को भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल क्या है, उसका फूड है। उसका फूड ही उसका फ्यूल है, क्योंकि उससे उसको एनर्जी मिलता है एटीपी के टर्म, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब देखिए, वुड फ्यूल के रूप में हम लोग लेते हैं, है ना। डंक केक आपको याद होगा, डंक केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, चारकोल हो गया, ETC में कर देता हूँ। ये सब क्या है, फ्यूल है ना। कैसा फ्यूल है, अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो डिफरेंट टाइप का फ्यूल है ना। या फिर और भी दे देता हूँ मैं, CNG हो गया, LPG हो गया, ये सब क्या फ्यूल है, अलग अलग पर्पस में यूज किया जाता है ना। कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस फ्यूल से चलता है ना। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, हैवी इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ना। ऑटोमोबाइल के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो फ्यूल जब हम लोग समझ गए तो अब हम लोग समझते हैं क्या, इसके प्रॉपर्टीज को के बारे में समझते हैं, है ना। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज। देखो, प्रॉपर्टीज इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो फ्यूल आप यूज कर रहे हो वो फ्यूल का नेचर क्या है, इसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेचर करने का मतलब क्या, कि इस फ्यूल से हमारे सराउंडिंग्स पे कोई असर पड़ता है कि नहीं, इसकी एफिशिएंसी क्या है, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग बात करेंगे आइडियल फ्यूल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल। अब एक आइडियल फ्यूल कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ स्पेशल बात होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इसको आइडियल फ्यूल बोल रहे हैं। ओके,
तो पहला प्रॉपर्टीज हमने देखिए लिखा रेडियली अवेलेबल, है ना, रेडियली अवेलेबल होना चाहिए, ये आसानी से उपलब्ध हो, इजीली अवेलेबल हो आपके लिए, है ना, सब जगह मिल जाए, यूनिवर्सल का सकते हो आप, क्या होगा, यूनिवर्सल, आसानी से उपलब्ध होने वाला, ठीक। इजी टू हैंडल होना चाहिए, आप आसानी से इसको हैंडल कर सको, मतलब मॉडरेट अमाउंट में हीट निकले इससे, लिबरेटेड हीट इज मॉडरेट अमाउंट, बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकलना चाहिए इससे, है ना, इतना हीट निकले कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जिस पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते हो उस पर्पस में इसका यूज कर सकते हो, ओके। और क्या होना चाहिए भाई, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूल का यूज सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी ये इफेक्ट डालता है, तो ये चीपर होना चाहिए, ठीक ना। इको फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली कहने का मतलब नो एनी हार्मफुल गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट, नो हार्मफुल गैसेस और रेसिड्यू प्रोड्यूस्ड बाय इट, इससे कोई हार्मफुल गैस या रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कैसा होना चाहिए भाई, इको फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली ट्रांसपोर्टेबल, जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, है ना, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, इवन इजिली स्टोरेबल भी होना चाहिए, जिसको आप आसानी से स्टोर कर सकते हो, वैसा भी होना चाहिए। तो ये सब बातें होती हैं किसके बारे में, एक आइडियल फ्यूल के बारे में, मतलब एक आइडियल फ्यूल में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड में ऐसा कोई आइडियल फ्यूल है ही नहीं जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाए, देयर आर नो एनी आइडियल फ्यूल अगर दिस टाइम इन द वर्ल्ड। तो फिर क्या, तो फिर हम लोग फ्यूल का यूज़ कैसे करेंगे, एक्चुअली में हमारे सराउंडिंग्स में जो फ्यूल पाए जाते हैं ना, उसमें मैक्सिमम क्राइटेरिया को ये क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक अच्छा फ्यूल मानेंगे, है ना, जो इस सारे सिस्टम को मैक्सिमम अमाउंट में फुलफिल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि एक अच्छा फ्यूल है, बट दैट इज नॉट एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल एक्चुअली में संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्राइटेरिया को कौन फॉलो करेगा, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो इतने सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर दे। तो आइडियल फ्यूल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यह एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो इस सारे सिस्टम को मैक्सिमम जो फॉलो करता है हम लोग उसी फ्यूल का यूज करते हैं, और इस क्राइटेरिया को मैक्सिमम कौन फॉलो करता है, तो दो ऐसा फ्यूल है जो मैक्सिमम इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, दैट इज, एक है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दूसरा है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दो ऐसा फ्यूल है जो इस सारे क्राइटेरिया को मैक्सिमम फुलफिल करता है। देखो ये चीपर तो नहीं है, सस्ता तो नहीं है, लेकिन फुलफिल करता है, ओके, ठीक। तो हमने क्या क्या बताया प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल के बारे में, कि अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, इजिली हैंडल होना चाहिए, इजिली हैंडल करने का मतलब इसका कैलोरिफिक वैल्यू भी अच्छा होना चाहिए, इसका इग्निशन टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वजह से आसान आग नहीं पकड़ ले, है ना, तो ये सब सिस्टम होना चाहिए इसमें, ओके। तो यही चीज़ है, इजिली हैंडल, चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए वो, और क्या, इको फ्रेंडली होना चाहिए, कोई हार्मफुल गैस नहीं निकले इससे, हार्मफुल गैस निकलेगा तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। और ट्रांसपोर्ट आसानी से हो, जिससे हम रिमोट एरिया तक बहुत आसानी से इसको पहुंचा सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, स्टोरेबल भी इजीली होना चाहिए, स्टोर करके रखने पर आप क्या कर सकते हो, इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर दो और कहीं भी इसका यूज़ करो, जब चाहे तब यूज़ करो, ये सिस्टम होना चाहिए, ओके। अब देखिए, ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से हम लोग फ्यूल को कैटेगराइज कर सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में। एक क्या होता है सॉलिड फ्यूल, एक क्या हो जाएगा लिक्विड फ्यूल, और एक हो जाएगा गैसियस फ्यूल। 3 टाइप का फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फ्यूल में क्या क्या आएगा, जैसे वुड आएगा, डंग केक आएगा, चारकोल आएगा, कोल आएगा, है ना, ये सब क्या है, किसी में कर देता हूँ, ये सब क्या है सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में क्या आ जाएगा, तो केरोसिन आ सकता है, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, है ना, एटीसी में कर देता हूँ। ये सब क्या है वैक्स भी, तो वैक्स तो तीनों हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो जाता है। और गैसेस फ्यूल में क्या आ जाएगा, तो बायोगैस, सीएनजी, एलपीजी, है ना, और क्या मीथेन आ जाएगा। हालांकि मीथेन तो सीएनजी ही हुआ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होता है बेसिकली वो। कोल गैस आप लिख सकते हो, और वुड गैस लिख सकते हो आप। आपको याद होगा कोल और वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाने पर जो वोलेटाइल मैटर मिलता था वही कोल गैस वुड गैस है, वही है, इसी में कर देता हूँ। तो ये सब क्या है गैसेस फ्यूल। ठीक, तो कैटेगराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप का फ्यूल है ये। सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, और गैसेस फ्यूल क्या होता है। अलग अलग पर्पस में हम लोग अलग अलग टाइप से इसका यूज करते हैं। ठीक, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल का। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल मतलब एक फ्यूल कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। देखो फ्यूल की एफिशिएंसी जो होती है ना, वो उसके द्वारा पैदा किए गए हीट से होती है, कि एक फ्यूल जितना ज़्यादा अमाउंट में हीट पैदा करेगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि इसको एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसके लिए टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इट इज द amount of heat liberated by complete combustion of unit mass of fuel। इसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल। ये यूनिट मास क्या हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है और 1 केजी भी हो सकता है। और जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है वो क्या होता है, किलो जूल या फिर जूल, किलो जूल या फिर क्या होता है जूल। तो अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी या जूल पर ग्राम, पर केजी भी हो सकता है, या जूल पर ग्राम भी हो सकता है, या किलो जूल पर ग्राम भी हो सकता है। देखिए यही सब यूनिट होगा इसका, क्योंकि लिबरेटेड हीट का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी, है यही है। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल। किसी भी फ्यूल का यूनिट मास अमाउंट जब कंप्लीट कंबशन में जाता है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है, दैट अमाउंट ऑफ फ्यूल इज कंसीडर्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। और एक अच्छा फ्यूल जो होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छा होगा। ठीक, बस लेकिन सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से ही हम नहीं बता सकते कि वो एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि हर फ्यूल जिसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा हो वो अच्छा फ्यूल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको हैंडल करना आसान है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं
जो अलग अलग फ्यूल का होगा और उसके कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से। ठीक, तो हम लोग देखेंगे फ्यूल और साथ में देखेंगे उसका क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल और उसका कैलोरीफिक वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट टाइप के फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होता है। अगर मान लो जैसे ऐसे कॉमन वे में मैं आपको बता दूं कि कोई सॉलिड फ्यूल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, लिक्विड फ्यूल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड से कुछ ज़्यादा होगी, और गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो हम लोग वुड का देख लेंगे, कोल, केरोसिन हो गया, डीजल का देख लेते हैं, सीएनजी, एलपीजी का देख लेंगे, बायोगैस का देख सकते हैं, चारकोल बच गया लगता है ना, चारकोल का देख लेंगे, और एक और लास्ट में एक और देख लेंगे। मैं कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दूंगा, अलग से लिख दूंगा उसका, हाइड्रोजन अलग देख लेंगे हम लोग। एक देख लेंगे किसका, हाइड्रोजन का, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वैल्यू किस में देखेंगे हम लोग, किलो जूल पर केजी में देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग किस में देखेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग देखेंगे किलो जूल पर केजी में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वुड का। तो लगभग ये होता है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी वुड का। अगर हम लोग कोल का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1700 से 17000 से लगभग 18, चूंकि किलो जूल में है ना तो 18000 किलो जूल, 17000 से लगभग कितना, 18000 तक। ओके, अगर हम लोग देख लेते हैं किसका, नहीं आई थिंक ये डाटा कुछ गलत है आपके लिए। एक्चुअली में वुड का होता है लगभग 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कोल का। तो लगभग हो जाएगा 25,000 से लेकर के 33,000 तक। वहीं पे पेट्रोल का देखते हैं तो लगभग हो जाएगा 45,000, केरोसिन भी लगभग यही होता है 45,000 के करीब, और डीजल का भी लगभग सेम ही हो जाएगा 40 to 45,000 कर देता हूं मैं, 40,000 से लेकर के लगभग 45,000 के बीच में। ओके, अगर हम लोग बात कर लेते हैं सीएनजी का और एलपीजी का, पहले सीएनजी को देख लेते हैं तो लगभग होता है 50,000 और एलपीजी हो जाता है 55,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि लगभग 55,000 किलो जूल पर देख रहे हैं, सबसे मोस्ट एफिशिएंट में अभी तक यही चल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं किसका, तो बायोगैस का देख लेते हैं तो ये भी लगभग होता है 50,000, और चारकोल को अगर हम लोग देखें तो लगभग हो जाएगा 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में चारकोल का। ठीक, और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 1,50,000। आप देखिए सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, हाइड्रोजन का। लेकिन क्या हाइड्रोजन को हम लोग एज ए कॉमन फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो नहीं,
चूँकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो आप हाइड्रोजन का यूज़ एज ए कॉमन पर्पस में नहीं कर सकते, इसका यूज़ डिफरेंट पर्पस में किया जाता है। तो ये डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस डाटा को आप, चूँकि ये डाटा स्पेशली एनसीईआरटी से ही मैंने इसको किया है, तो आप ये डाटा जरूर से जरूर याद रखना। ओके, तो ये हमारा हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। और मैंने क्या बताया, ओनली कैलोरीफिक वैल्यू इज नॉट डिटरमाइन द एफिशिएंसी, ये डिटरमाइन दैट वेदर द फ्यूल इज आइडियल और नॉट। सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं करता है, उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी मैक्सिमम सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, फिर भी हम लोग एज ए कॉमन फ्यूल इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्टोरिंग आप प्रॉपर वे में नहीं कर सकते, बहुत ही टेक्निकल स्टोरिंग है इसका। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतना ज़्यादा है कि आप इसको हैंडल ही नहीं कर सकते, है ना। इतने टेम्परेचर पे अगर आप कुकिंग करोगे ना तो आपका बर्तन ही जल जाएगा, खाना तो अलग बात है। तो इसलिए इसका यूज हम लोग एज ए कॉमन पर्पस में नहीं करते। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग फ्यूल, है ना। फ्यूल का जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को किन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। अब देखो, अलग अलग टाइप के फ्यूल का जब आप यूज करते हो ना, तो आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइप का कंडीशन प्रोवाइड होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का कंसिक्वेंसेज आता है। जैसे देखिए, सॉलिड फ्यूल को अगर आप जलाते हो, है ना, सॉलिड फ्यूल को जब आप जलाते हो तो क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जलेगा। सबसे पहले तो इग्निशन टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इससे हार्मफुल गैस निकलता है और एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है। क्या करता है, प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, और क्या, प्रोड्यूस एसिड्स। और ये जो हार्मफुल गैस होगा वो क्या हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है। और ये सारा जो है बहुत हार्मफुल माना जाता है। जैसे सॉलिड फ्यूल में क्या आता है, जैसे वुड आ गया, डंग केक आ गया, है ना, ये सब जो है सॉलिड फ्यूल में आता है बेसिकली। तो जब आप इसका यूज करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब पैदा होता है। और ये काफ़ी हार्मफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है। देखिए, अगर इसका इफेक्ट देखोगे तो क्या होगा भाई, तो सबसे पहले तो ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिड रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड रेन में क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन जो होता है या सल्फर जो होता है वो एसिड मतलब रेन के साथ मिक्स कर जाता है, रेन वाटर के साथ, और अर्थ पे गिरता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो है बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है ना। एसिड रेन में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक गैसेस, non-metallic gases like CO2, NO2, SO2 एंड वाटर, है ना, वाटर के साथ मिक्स कर जाता है। और क्या, कम ऑन, रिच कर देते हैं, रिच ऑन सरफेस ऑफ अर्थ along with रेन वाटर, है ना। रेन वाटर के साथ ये क्या करता है, ड्रॉप करता है, रेन वाटर के साथ आता है और हमारे क्रॉप को या फिर हमारे बॉडी को हार्म करता है ना। डैमेज क्रॉप हो गया, इवन स्कल्पचर्स जो बना हुआ होता है किसका, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स इटीसी, है ना। तो ये है एसिड रेन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उसको भी मैं डील कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। क्या काउज करता है, ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, स्पेशली
इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता है ना, तो वो क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है। वो ट्रैप कर लेता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो सन से आ रहा है, और हीटिंग इफेक्ट बढ़ा देता है अर्थ के चारों तरफ, है ना। तो वही मैं लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट cause trapping of इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। सन के लाइट में जो गर्मी है ना, वो इसी की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, है ना। तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट काउज ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इंक्रीजेस एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, कॉल्ड क्या, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आप समझ गए होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता है, तो इस कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या करता है, ये हीट को ट्रैप करता है। जो सोलर रेडिएशन में गर्मी है ना, उसको ट्रैप कर लेता है किसी खास हिस्से में। तो ट्रैप करने के बाद क्या करता है, ये एक्चुअली में ट्रैप करके उस एरिया का जो हीटिंग इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है। वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है बढ़ जाएगा। तो इवन हमारे अर्थ का भी एवरेज टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो अब सोचो, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे आइस कैप्स पिघलना शुरू हो जाता है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाता है। हमारे ये सीजन्स वगैरह जो होता है ना, हमारा जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वजह से जो सीजन साइकिल है उसमें चेंजेज हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है। एक और मैं इफेक्ट बता देता हूँ इसका, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसको भी मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। अगला इफेक्ट क्या है, CO पॉइजनिंग, है ना। CO पॉइजनिंग देखो क्या होता है। CO पॉइजनिंग क्या होता है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया, मान लो एक बंद कमरे में, ऐसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, ये हाईली पॉइजनस गैस है। हाईली पॉइजनस गैस है ये, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। अब ये एक्चुअली में क्या करता है, सफोकेशन काउज करता है। क्या काउज करता है, सफोकेशन। मतलब आप जो अगल बगल लोग होते हैं ना, उनका दम घुटना शुरू हो जाता है इससे। काउज सफोकेशन, है ना। और सफोकेशन जब काउज होगा तो इससे क्या होगा, डेथ कर सकते हैं पीपल, है ना। तो खासकर लकड़ी जलती है, या आप देखिएगा ठंडा के समय में, अगर मान लीजिए आप किसी बंद कमरे के अंदर में लकड़ी का जो डस्ट होता है ना, कुन्नी जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप जला करके, बोरसी वगैरह जिसको बोलते हैं, बोरसी के अंदर अगर आप इसको रख करके और एक बंद कमरे के अंदर अगर आप इसको रखते हो, इट इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इससे क्या होगा, उस कमरे के अंदर जो भी पीपल्स होंगे ना, वो सारे सोए के सोए ही रह जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे पहले तो वो पर्सन में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो पर्सन को के बॉडी को, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बेहोश हो जाएगा, और बेहोश हो जाएगा फिर फाइनली सफोकेटेड हो जाएगा, और सफोकेटेड होकर के दम घुट करके आदमी का जान जा सकता है। ये हाईली डेंजरस प्रैक्टिस है, इसीलिए गाँव वगैरह में ये जनरली इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक। ओके, आगे और भी क्या इफेक्ट होता है इसका, ये तो आप समझ गए, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और भी क्या इसका कंसिक्वेंसेस है, सो देख लेते हैं हम लोग। कि हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, है ना। हार्मफुल गैसेस जो होते हैं ना, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काउज करते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह काउज करता है ना। ऐसे अस्थमा काउज होता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बाय यूजिंग दीज फ्यूल्स। ओके,
तो सबसे अच्छा क्या है, CNG LPG जो क्लीन फ्यूल माना जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जनरली हम लोग चाहे पेट्रोलियम पदार्थ का यूज़ करें, डीजल हो, केरोसिन हो या पेट्रोल हो, तो इसमें ये सब हार्मफुल गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं। खासकर कोल में बहुत ज़्यादा निकलता है, वुड में बहुत ज़्यादा निकलता है, डंग में, केक में बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस सब का यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग को क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल, ये LPG और CNG का यूज़ कीजिए। अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल है तो उसमें CNG का यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर पे काम कर रही है, और कुकिंग के लिए हम लोग को LPG का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारा टॉपिक प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, आप अपने बुक के थ्रू भी आइए, और बुक में जो भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर उस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साइट पे जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो हमसे, है ना। आपको ज़रूर से ज़रूर इसका जवाब मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि ये सारा टॉपिक आपको मैं अच्छे ढंग से समझा पाया हूँ, और आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।